ये तूने क्या कर दिया नैना? बगैर निकाह के उस दिलावर के साथ रात गुजार ली। कहाँ तू तू तो 2 साल तक अपने शोर से खुद को बचाती रही, और कहाँ उस वडेरे के साथ हरामकारी कराई। रेशमा बेगम बहुत गुस्से से बोल रही थी। उनके चेहरे पर गहरे दुख के बादल छाए थे। साफ जाहिर था वो बेटी के इस इक़दाम से बहुत रंजीदा थी। तो किसी मोटी आसामी के लिए तो अब तक शोर से खुद को बचा रही थी मैं। अब समझो कि दिलावर के रूप में मुझे मेरी मंजिल मिल गई तो सब कुछ निछावर कर दिया उस पर। वो नम बालों में उंगलियां चलाते अजहर लापरवाही से बोली, ऐसे भी क्या कोठियां बंगले तेरे नाम कर दिए उस दिलावर ने, जो तेरी ही मंजिल हो गया वो गहरे तन से बोली। आज उनका चेहरा उजाड़ सा दिखता था। कोठियां बंगले भी नाम कर देगा, एक बार शादी तो हो जाने दो, वो मगरूराना अंदाज में इत्मीनान से बोली, और साथ ही हाथ बढ़ाकर पास पड़ा पर्स घसीटा। उसमें से 5,000 के नोटों की एक मोटी सी गद्दी निकालकर उनके आगे फेंकी। ये देखो, अभी तो शुरुआत है, बस समझो अब अपने दिन भी फिरने वाले हैं अम्मा। वो आंखों में चमक लिए पुरसोच लहजे में बोल रही थी। वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। उनकी आंखों से छलकती बेयकीनी को न जाने वो क्या समझी जब मजीद बोली, यकीन नहीं आ रहा ना? अरे पूरी तरह पागल हो चुका है मेरे पीछे। खुद सोचो, जो एक रात गुजारने के एवज 5 लाख दे सकता है, जब उसकी बीवी बन जाऊंगी तो क्या कुछ ना कर गुजरेगा मेरी खातिर। चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट लिए आंखें नचाते वो बोली तो उनका सकता टूटा। तेरा सत्यानाश जाए नैना। अरे तू तो बिल्कुल ही तवाइफ बन गई। बाप दादा की इज्जत नीलाम करते तुझे बिल्कुल भी हया ना आई। वो सीने पर 2 हथड़ मारकर बुरी तरह चिल्लाई। उस वक्त वो बिल्कुल अपने हवासों में न लगती थी। जबकि उनकी सख्त बात सुनकर नैना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो एक झटके से उठकर बैठी और नागवारी से उन्हें झिड़क कर बोली, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा या बिल्कुल ही सठिया गई हो? जो फजूल बातें किए जा रही हो, इसमें तवाइफ बनने की क्या बात है? आज इशारा करूं तो कल निकाह पढ़वाने आ जाएगा दिलावर। वो तो मैं ही उससे निकाह की वजह से टाली जा रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो हो रहा था, अव्वल दिन से तय था। तुम भी तो यही चाहती थी कि कोई अच्छी मोटी आसामी हाथ आए तो मैं अरसल से जान छुड़वा लूँ। फिर अब ये वावेला क्यों मचा रही हो? और जब दिन रात मैं लड़कों के साथ फिरती थी, उनसे महंगे महंगे तोहफ़े लेती थी, तब तो बड़ी खुशी होती थी तुम्हें। और तुम भी तो खुद गली मोहल्ले के दुकानदारों के पास मुझे भेजकर मीठी मीठी बातें करके टके टके की चीज़ें मंगवाती थी। तब बाप दादा की इज्जत नीलाम नहीं होती थी। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। सच तो ये था कि माँ की कड़वी बातें पूरी तरह चुभी थी उसे। जब भी उसने खूब उन्हें लताड़ा, उसने आईना दिखाया तो उनके पास कहने को कुछ ना रहा। जब वो चुप की चुप बैठी टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी, बस अब तो उस अरसल से जल्द अज जल्द पीछा छुड़वाना है मुझे। और हाँ, दिलावर को मेरे निकाह का नहीं पता। उसके घर वाले रिश्ता मांगने आए तो तुम भी कोई बात ना करना, और अपने लंगड़े शोर को भी समझा देना। उंगली उठाकर उन्हें बावर कराया और बेजार से अंदाज में मजीद गोया हुई, अब लाइट बुझाकर बाहर चली जाओ, कुछ घंटे सुकून से सोने दो मुझे। तकिए पर सर रखकर वो लेट गई। एक तो मेरी पूरी रात जागी हुई है, दूसरे जब से आई हूँ इन्होंने जिच करके सर में दर्द कर दिया। जोर से बुड़बुड़ाते वो आंखें मूंद गई। तभी बाहर से धड़ाम की आवाज़ आई। किसी अनहोनी के ख्याल से रेशमा बेगम के साथ साथ वो भी दौड़कर बाहर सेन में पहुंची। ज़मीन पर गिरे अब्बा और उनके पास बैठे अरसल को देखकर एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाया। कुछ ऐसी हालत रेशमा बेगम की भी थी। वो दोनों लपक कर दरवाजे की तरफ भागी, जहाँ से अरसल उन्हें लेकर बाहर गया, लेकिन उनके जाते तक वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ वहाँ से रवाना हो चुका था। अरसल की ज़ुबानी के लर्जा खेज इंकशाफ सुनकर शहला बेगम तो शुश डर बैठी थी। उनकी हालत उस वक्त ऐसी थी कि मानो काटो तो जिस्म में लहू नहीं। वो बार बार अपने लबों को ज़ुबान फेर कर तर कर रही थी। अरसल की अबतर उजड़ी हालत देख उन्हें खटका हुआ था कि बात कुछ खास है, लेकिन बात इतनी बड़ी होगी ये तो उनके वहम गुमान में भी ना था। वो हैरत और बेयकीनी की कैफियत में पलकें झपकाए बगैर खामोशी से उसका चेहरा देखे जा रही थी, जबकि वो सर पर हाथ रखे गहरे सदमे के ज़ेरे असर कह रहा था, मुझे नफ़रत महसूस हो रही है, शदीद नफ़रत। नैना से नहीं, उसके लिए मैं अब भी अपने दिल में कोई जज्बा नहीं पाता। मुझे खुद से नफ़रत महसूस हो रही है अम्मी, हद से ज़्यादा नफ़रत। इतनी नफ़रत कि दिल चाहता है अपने हाथों से अपनी जान ले लूँ। कैसे मैं इतने सालों तक उस लड़की के हाथों बेवकूफ़ बनता रहा, कैसे ना पहचान पाया उसका असली घिनौना रूप। कितना समझाया था आपने मुझे, कितना, लेकिन मैं उसके ज़ाहिरी रंगो रूप की चकाचौंध में अंधा हो गया। कुछ नज़र ही नहीं आया मुझे। क्या फ़ायदा मेरी काबिलियत का, किस काम की मेरी जहानत, जब मैं उस आवारा लड़की की असलियत ही ना पहचान पाया। वो 2 साल तक मेरी इज्जत गली कूचों में नीलाम करती रही और मैं अंधाधुंध
उस पर अपने खालिस जज्बे लुटाता रहा। मुझे बेशक मुझे रश्क आ रहा है अफजाल चचा पर अम्मी, रश्क आ रहा है उन पर जो गैरतमंद निकले और ये कड़ी हकीकत बर्दाश्त ना कर सके। जबकि मैं खुद क्या हूँ, एक बेगैरत ढीठ इंसान जो ये कड़वा गलीज सच सुनकर भी जिंदा सलामत खड़ा है, सांसें ले रहा है। क्यों बंद नहीं हो जाती ये सांसें? मर क्यों नहीं जाता मैं? अफजाल चचा की तरह मौत क्यों मेहरबान नहीं हुई मुझ पर? धीमी आवाज़ में रोते उसकी आवाज़ अब सरगोशी में ढल गई। शैला साहिबा पर मुश्किल ही सुन पा रही थी वो क्या कह रहा है, लेकिन उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके चेहरे पर रकम तकलीफ़ उनका दिल चीर रही थी। क्यों नज़र नहीं आई मुझे इसकी आंखों में बेवफाई? क्यों मैं उसकी बेबाकी के पीछे छुपी आवारगी नहीं देख पाया? वो अपने दोनों बालों को मुट्ठियों में जकड़ता ज़ोर से चिल्लाया। शैला साहिबा ने उस लम्हे उसकी अजियत की इंतहा महसूस करते बेसाख्ता उसे अपने सीने में भींच लिया। वो ऊंचा लंबा पूरा मर्द माँ की मेहरबान आगोश में सिमटा फूट फूट कर रो दिया। वो बुरी तरह बिखरा हुआ था कि वो इस बुरी तरह से बिखरा था कि उनके लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। अरसल के आंसू उनका लिबास भिगोते जा रहे थे। बेटे के गम पर उनकी अपनी हालत भी बहुत ख़राब थी। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक औरत का रोना एक आम सी बात है, जबकि जब एक मर्द रोता है तो औरत से 10 गुना ज़्यादा ज़हनी अजियत और टूट फूट का शिकार होता है। यही वजह थी कि उसकी ज़हनी अजियत महसूस करके उनकी आंखों से अश्क लड़ियों की सूरत रवां थे। ज़ुबान बिल्कुल गूंग थी, सारे लफ्ज़ कहीं खो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किन लफ्ज़ों में उसे दिलासा दें, तसल्ली के वो लफ्ज़ कहाँ से लाएं जो उसके दिल पर ऐसी ठंडी फुहार बनकर बरसें कि उसके जलते बलते दिल को करार आ जाए। वो बहुत देर तक सरगोशी की सी आवाज़ में खुद कलामी करता आंसू बहाता रहा। फिर उन्होंने उसे खुलकर अपना गम मनाने दिया। इससे पहले कि उसके अंदर भरा ये दर्द नासूर बनता, बेहतर था कि वो लावे की सूरत में बह ही जाता। वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें अरसल की भारी होती सांसों से उसके नींद में चले जाने का इल्म हुआ। वो वहीं उनकी गोद में चेहरा छुपाए सो चुका था। 2 रातों का जागा हुआ था। उसकी नींद खराब ना हो इस ख्याल से वो वैसे उसे अपने आगोश में समेटे बेड ग्राउंड से टेक लगाकर वहीं बैठ गई। फिजा में मुअज्जन की पुरसोजा आवाज़ में फजर की आज़ान गूंज रही थी जब अरसल की आंख खुली। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। चेहरा मोड़ कर देखा तो शैला साहिबा भी जाग रही थी। उन पर नज़र पड़ते ही उसे रात का सारा मंजर याद आया। अम्मी, आप सारी रात बेआराम रही हैं, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती। उसने बालों में हाथ फेरते हुए उनसे कहा। मैं आराम से सो गई थी मेरी जान। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। वो उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद निखरा सुथरा फ्रेश सा ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार वो उनके सामने था। शैला साहिबा नाश्ते की ट्रे थामे किचन से बाहर आई तो उन्होंने बगौर उसे देखा, जो उस वक्त स्याह रंग की पैंट काली स्ट्रिप्स वाली टाई में मलबूस था। नहा धोकर शेव बनाते वक्त और रात को नींद लेने से वो काफ़ी बेहतर लग रहा था। रात वाली टूट फूट का उसके चेहरे पर शाइबा तक ना था, अलबत्ता आंखों में एक गहरे गम की तहरीर रकम थी। चेहरे पर एक जामिद खामोशी छाई थी। वो गहरी सांस भरकर रह गई थी। बेशक जिस धचके से वो गुजरा था उससे संभलने के लिए उसे वक्त दरकार था। अरसल, ठीक से नाश्ता करो बेटा। उसे ट्रे से सिर्फ चाय का कप उठाते देखकर वो बेसाख्ता टोकते हुए बोली। बस निकलता हूँ अम्मी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। वो कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालकर बोला और अल्लाह हाफिज़ कहता घर से बाहर निकल गया। नैना की बेवफाई का किस्सा सुनकर हुमैरा बेगम वाले सभी अंगश बदनदां रह गए। न जाने दुख के कैसे बादल दोनों ख़ानदानों पर छाए थे। अभी मरियम की मंगनी टूटे दिन ही कितने हुए थे जो ये अरसल वाला किस्सा तमाम हुआ। माँ की दिलजोई के लिए आजकल अलवीना तकरीबन रोज़ ही हुमैरा साहिबा या फिर ताबिश के साथ मैके चली आती। आजकल मरियम के इम्तहानात चल रहे थे। हुमैरा साहिबा की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। उनकी तरफ से मुतमईन होकर आजकल वो पूरी तरह किताबों में सर दिए पढ़ने में मगन रहती। अलवीना भाभी की ज़ुबानी नैना की बेवफाई का किस्सा मरियम ने भी सुना था। उसे बहुत अफसोस हुआ। चंद लम्हों तक तो यकीन ही नहीं आया। उसने खुद काफ़ी मरतबा उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुशबाश देखा था। यकीन करना मुश्किल था कि नैना के दिल में इस तरह का कोई ख्याल भी हो सकता है। कई दफ़ा तो उसे बहुत हैरत होती, क्या कोई लड़की इस हद तक भी जा सकती है। उसे तो शहला साहिबा के बारे में सोच सोच कर बुरा लग रहा था। उन्हें जल्द अज जल्द बहू घर लाने का कितना अरमान था। कैसे जुगनू से चमकते थे उसकी आंखों में जब नैना साथ होती थी। मनपसंद शख्स का छिन जाना ऐसा खसारा है जिस पर सारी ज़िंदगी सब्र नहीं आता। अब इस सूरत हाल में कितने गहरे सदमे से वो गुजर रहा होगा उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था। इम्तहान ख़त्म हो जाए फिर मैं शैला खाला की तरफ भी चक्कर लगाऊंगी, उसने दिल में तहैया किया।
अजीब यासियत भरे दिन सुस्त रवि से गुजर रहे थे। सभी परेशान थे। सहला शाहिबा तो अरसल को देख देख कर कुड़ती रहती थी। इस वाक़ये के बाद से उसने गहरी और खामोश संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया था। मुस्कुराहट तो लबों का रास्ता ही भूल गई थी। गो के वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता, अपने मामूल के मुताबिक ऑफिस जाता, घर आकर भी रूटीन के मुताबिक सब काम अंजाम देता, लेकिन उसके इतने नॉर्मल अंदाज उन्हें हजम नहीं होते थे। उस दिन के बाद उसने एक दफ़ा भी नैना का तस्करा नहीं किया, ना ही उन्होंने ये मौजूद छेड़ा। सच तो ये था कि जो कुछ वो लड़की उनके बेटे के साथ कर चुकी थी, उसके बाद वो उसका नाम तक सुनने की रवादार न थी। वो अफजाल साहब के सोयम के बाद रेशमा से मिलने भी नहीं गई थी। अलबत्ता माहाना खर्च की रकम उनके अकाउंट में जमा करवा रही थी। ये उनके अजीज़ शोहर की वसीयत थी कि मरते दम तक अरसल वो उन लोगों की मदद करते रहेंगे। दिन अच्छे हों या बुरे, वक्त का काम है गुजर जाना, वो गुजरता ही जाता है। इसी तरह से रूखे फीके दिन गुजर रहे थे। इस वाक़ये को 4.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। रेशमा साहिबा की इद्दत ख़त्म हुई तो वो हुमैरा साहिबा से खुद मिलने चली आईं। वो बहुत कमज़ोर और गमज़दा सी दिखती थी। शहला साहिबा सारा वक्त सर्द मोरी से बैठी रहीं। दिल तो न चाहता था कि उनकी शक्ल भी देखें, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी कि वो पैर उठाकर उनके घर चली आई थी, और घर आए मेहमान के साथ बदसलूकी करने या बदअखलाक़ी से पेश आना उनकी फितरत में न था। सो तमाम तर नागवारी के बावजूद खामोश बैठी रहीं, बल्कि मकदूर भर उनकी मदारत भी की। रेशमा बेगम खुद भी खामोश नादिम सी आंखों में नमी लिए बैठी थी। उनके बार बार कुछ कहने की कोशिश में खुलते लब देखकर शहला साहिबा को खूब अंदाज़ा हो रहा था कि वो कुछ कहना चाहती हैं। आखिर आधे घंटे बाद जब वो रुखसत होने लगी तो उनके हाथ थाम कर अपनी पेशानी टिकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, आपने और इकबाल भाई ने हमेशा मुझ नसीबों जली पर बहुत एहसान किए। एक आखिरी एहसान और कर दें, अरसल से कहें नैना को तलाक दे दे, ताकि मेरी बेटी गुनाह करने से बच जाए जिसकी वो बार बार मुर्तकिब हो रही है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा भाभी। नैना के बार बार के मुतालबे पर भी वो उसे तलाक नहीं दे रहा। आप कहेंगी तो आपकी बात नहीं टालेगा। हिचकियों से रोते वो बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल कर पाई और फिर तेज़ी से घर से बाहर निकल गए। पीछे शहला बेगम उन्हें दुख और अफसोस से बस देख कर ही रह गई। सच तो ये है कि उनकी दगरगूं हालत देख वो भी अजहद रंजीदा हुई थी। बिलाशुबा जो लोग अपनी अंधी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने नफ्स को बेलगाम छोड़ देते हैं, वो दोनों जहान में इस तरह बदतरीन खसारा पाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ फरमा दिया, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और बद किरदार औरतें बद किरदार मर्दों के लिए। तो फिर नैना और अरसल का साथ किस तरह मुमकिन था? बेशक उस परवरदिगार आलम से बढ़कर कोई मुनसिफ नहीं। उन्हें बेसाख्ता अपने अल्लाह पर प्यार आया। वो नम आंखों से उठती शुक्राने के नफल अदा करने चल पड़ी। वो ऑफिस से आया तो अलवीना भी घर ही मौजूद थी। वो बहन और भांजी को प्यार करता वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ गया। आज ऑफिस से आते देर हो गई अरसल, अलवीना ने घड़ी की 8:15 बजाती सुइयों को देख कर कहा। उसने जरिश को गोद में बिठाते मुबहम सा हंकारा भरा। आज ही तो क्या, ये तो रोज़ इसी टाइम पर आता है, बल्कि अक्सर तो 9 भी बज जाते हैं। शहला साहिबा ने शिकायती लहजे में कहा तो वो खामोश ही रहा। क्यों अरसल, इतनी रात गए तक घर से बाहर क्यों रहते हो? उसने इस्तफसार किया। ऑफिस में काम ज़्यादा होता है तो कभी कभी देर हो जाती है, वो टालने वाले अंदाज में बोला। आप सुनाएं, ताबिश भाई कैसे हैं? उसने मौजू बदलते कहा। अल्लाह का शुक्र है, ताबिश अभी आएंगे मुझे लेने, उसने बताया। आप आज यहीं रुक जाएं आप ही, अच्छा है, अम्मी का भी दिल लग जाएगा। अबीरा अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होती है, अम्मी अकेली बोर होती रहती हैं। उसने ज़बरदस्ती लहजे में बशाशत पैदा की। आज तो मैं नहीं रुक सकती, कल हफ्सा घर आ रही है, वो बच्ची की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा आ रही है तो मेरा घर पर होना ज़रूरी है। अलवीना ने तफसील बताई। वो सर हिलाकर गोद में बैठी जरिश की तरफ मुतवज्जो हो गया जो उसे अपने स्कूल की कोई बात बता रही थी। तभी शहला साहिबा ने अलवीना को आंख से इशारा किया तो वो गला खंकार कर बोली, और वैसे भी अगर तुम्हें इतना ही अम्मी का एहसास है तो इनकी बोरियत दूर करने का कोई मुस्तकिल हल तलाश कर लो ना। उसकी बात सुनते उसका मतलब समझकर अरसल के तासुरात तन गए। मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, वो जरिश को गोद से उतारता एकदम संजीदा लहजे में बोला। क्यों नहीं करनी बात? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारे हवाले से मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजाना चाहती हूँ। अब मैं मज़ीद टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करूँगी। शहला साहिबा ने गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से कई मरतबा उससे इस मौजू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ ही ना आता, हर बार कन्नी कतरा जाता। आज अलवीना भी आई हुई थी तो उनका इरादा पूरी तरह उसे घेरने का था, लेकिन उस वक्त भी उसको अपनी ज़िद पर डटा हुआ देखकर
उनको गुस्सा आया था, तभी सर्जनिश करते सख्ती से बोली, आपको समझ क्यों नहीं आती? मुझे इस मौजू पर कोई दिलचस्पी नहीं। वो झुंझला कर बोला, तुम इस मौजू से पहलूतही क्यों कर रहे हो अरसल? आखिर कब तक इस मामले को लटकाते रहोगे? उसे तलाक देकर ये किस्सा ख़त्म क्यों नहीं कर देते बेटा? इस बार अलवीना ने कहा, मेरी तरफ से वो मामला कब का ख़त्म हो चुका है, और जहाँ तक रही तलाक की बात, तो मैं उसे ज़िंदगी भर तलाक नहीं दूंगा। वो सारी ज़िंदगी गुनाह कमाती रहे, यही मेरी तरफ से उसकी सज़ा है। वो चबा चबा कर आहिनी लहजे में बोला, निगाहें खून आलूद हो रही थी, जबकि अल्फाज में अंगारों सी तपिश थी। तुम किसी को सज़ा और जजा देने वाले कौन होते हो? तुमने उस लड़की को साथ नहीं रखना तो तलाक देकर फारिग करो उसे। शैला साहिबा बोली, मुझे इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करनी। वो दो टोक बोला और तेज़ी से उठता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो दोनों माँ बेटी उसे दुख से देख कर रह गई। देखा तुमने, ऐसा ही हो गया, ना किसी से हंसता है, ना बात करता है, बस ज़रा ज़रा सी बात पर ऐसे काट खाने को दौड़ता है। वो अलवीना से कहते रो पड़ी, क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी ज़ख्म ताज़ा है, भरने में वक्त तो लगेगा ना। आप उसे संभलने के लिए वक्त दें। मेरी माने तो अभी इस मौजू पर उससे बात ही ना करें। अलवीना खुद अपने जिंदा दिल, हमेशा खुश खुर्रम रहने वाले भाई का ऐसा सख्त गिर काट खाने वाला रूप देख गमगीन हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर माँ को दिलासा देते बोली, 6 महीने तो हो चुके हैं और कितना वक्त चाहिए इसे? और ज़ख्म भरने की भी तो तुमने खूब कही। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, बीवी आएगी, किसी और वजूद की जिम्मेदारी पड़ेगी, तो तभी उस बेवफा लड़की का दिया घाव मुंदमिल होगा ना। अगर यूं एक जगह पर रुक जाएगा तो फिर क्या? तो फिर भर गया ज़ख्म। पानी चलता रहे तो ही शफाफ रहता है, वरना एक जगह रुककर काई ज़्यादा होकर जोहड़ बन जाता है। उन्होंने कहा तो उसकी बात से मुत्तफिक होते वो भी सर हिला गई इस बात में। मरियम के इम्तहानात ख़त्म हुए भी 3 महीने हो चुके थे। हुमैरा साहिबा को दिन रात उसकी शादी की फ़िक्र खाई जा रही थी। वो कई रिश्ता कराने वालियों को इस काम के लिए मुँह मांगी रकम भी दे चुकी थी। 1-2 रिश्ते आए भी, लेकिन जब हुमैरा साहिबा की ज़ुबानी 4 साल बाद उसकी मंगनी टूटने का सुनते तो लौट कर ही ना आते। दूसरी तरफ शाहजेब की माँ ने अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालते हुए आस पड़ोस के लोगों और जानने वालों में मरियम के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी, जिनका लबे लबाब कुछ यूं था कि मरियम का उखड़ा उखड़ा तल्ख और तुर्श रवैया शाहजेब को उससे बदजन करने का मोजब बना। इब्तदाई धचके से संभलने के बाद सदा की चालाक फहमीदा बेगम बेटे की मुकम्मल हमनवा बनी थी। इकलौता बेटा अपनी मन मर्जी करके अपनी हैसियत तो उन पर वाज़े कर ही चुका था। अब उन्हें बेहतरी इसी में नज़र आई कि बेटे की पसंद को कबूल कर लिया जाए। इस तरह एक तो बेटे की नज़र में उनका मकाम बढ़ जाता, दूसरे जब उसे शादी अब कर ही चुका था दूसरे अब जब वो शादी कर ही चुका था तो बजाय वावेला करने के बेहतर था कि अमीर कबीर बहू के पैसे पर ऐश किया जाए। उन्होंने तो अपनी बड़ी बहन हमीदा को भी अपनी बातों में फंसाकर हफ्सा और उसके मैके वालों से बदसन करना चाहा, लेकिन वो पहले ही बेटे बहू के हाथों एक झटका खा चुकी थी। उनका क्या दिमाग खराब था जो अपने घर का सुकून बर्बाद कर देती। दूसरा, वो अपनी बहन और भांजे की तबीयत से फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए उनकी बातों में नहीं आई। वैसे भी उनकी बहू और उसके मैके वालों ने उनकी तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद भी उन्हें और उनके बेटे को हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा था। उन्हें तो वो प्यारी सी सुलझी हुई लड़की मरियम भी बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल से उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो थी। उन्हीं रूखे फीके दिनों में अलवीना के एक बार फिर उम्मीद से होने की खबर हवा का खुशगवार झोंका भरकर यासियत में लिपटे दोनों ख़ानदानों को महका गई। शैला और हुमैरा साहिबा ने खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि वो एक मर्तबा फिर उनकी औलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा था। ये खुशखबरी अपनी जगह, लेकिन अरसल का मामला जूं का तूं लटका था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे, यहाँ तक कि 2 महीने और गुजर गए। अरसल अभी तक अपनी ज़िद पर डटा हुआ था। शहला साहिबा के अलावा अलवीना, यहाँ तक कि ताबिश ने भी 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कल नैना की तरफ से खुला का पहला कानूनी नोटिस मौसूल हुआ था, जिसे फ़ौरन ही अरसल ने फाड़ कर फेंक दिया। इसीलिए आज शैला साहिबा एक बार फिर वही जिक्र निकाल कर बैठी थी, जबकि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करने से मुकम्मल इज्तनाब बरत रहा था। उसकी एक ही रट थी कि वो सारी ज़िंदगी नैना को तलाक नहीं देगा। उसकी एक ही तकरार से ज़िद होकर वो कहने पर मजबूर हो गए, मुझे समझ नहीं आती कि तुम ठाने क्या बैठे हो। अगर उसे तलाक नहीं देना चाहते, दिल में अभी भी उसके लिए जगह रखते हो और बसाना चाहते हो उसे, तो सीधा सीधा रुखसती करवाओ। अम्मी, वो अजहद हैरानी से गोया हुआ, मारे गुस्से से उसका चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? इतना बेगैरत समझाया आपने मुझे, जो किरदार की इतनी हल्की लड़की के लिए अभी भी दिल में नर्म गोशा रखूँगा मैं।
उसने बेयकीनी से इस्तफसार किया। तुम मोहब्बत करते थे उससे? मोहब्बत तो महबूब की गलतियों पर पर्दा डालने का ही नाम है। अगर तुम सब कुछ भुलाकर उसे अभी भी कबूल कर सकते हो तो मुझे कतई कोई एतराज़ ना होगा। उन्होंने बेहद खोजती नज़रों से उसको देखते हुए इस्तफसार किया, जबकि उसका सुर्खोता चेहरा देखकर उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका ज़ब्त आज़मा रही हैं। लेकिन वो इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो गलती नहीं, गुनाह की मुर्तकिब हुई है। जानबूझकर अव्वल रोज़ से धोखा देती रही है मुझे। उसकी नीयत कभी भी मेरे साथ घर बसाने की नहीं रही। वो मुठ्ठियाँ और जबड़े भींचकर गुस्से से बोला तो आंखें लहू रंग हो रही थी। और कौन सी मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? अगर मैं किसी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ ना, तो वो वही औरत है। उसका नाम भी अपने लबों से लेना गुनाह समझता हूँ अब मैं। खुदा की कसम, अगर आप लोगों का ख्याल ना होता तो उस बदकार औरत को कत्ल करके कब का खुद को फांसी चढ़ा चुका होता। वो बेहद तैस से बोला तो शैला साहिबा उसके घुटने पर हाथ रख कर बोली, तो फिर ख़त्म करो ना ये कागज़ी रिश्ता, तलाक देकर आगे बढ़ो ज़िंदगी में। क्यों उसके नाम का जोक लेकर बैठे हुए हो? वो भी संजीदगी से बोली, तलाक तो मैं उसे फिर भी नहीं दूंगा, नेवर। उसने नफ़ी में सर हिलाया। और मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अगर आगे बढ़ने से आपकी मुराद दोबारा शादी करने से है तो उसे भूल जाएं। मेरे लिए एक तजर्बा ही काफ़ी है। वो तल्खी से बोला, शाबाश बेटा, कितनी आसानी से तुमने कह दिया। ज़रा भी मेरे और अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मेरे जो अरमान तुम्हारी शादी के बारे में है, तुम्हारे बच्चे खिलाने की हसरत जो दिल में है, उसका क्या? उसके अंदाज की कतियत महसूस करके वो भुचंकी रह गई। तभी दुख से बोली, जबकि उन्हें रंजीदा और गमज़दा देख वो पहलू बदल कर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो भी क्या करता? वो इस मामले में खुद को बहुत बेबस पाता था। नैना के धोखे के बाद बीवी या शादी जैसे मौज़ूआत के बारे में सोच कर ही उसे कोफ्त होती, दिल उसकी तरफ माइल ही ना होता। इसलिए बेहतर था कि शैला साहिबा को साफ साफ अपना मुतम्मा नज़र समझाया जाए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, जो दिल चाहे करो, जैसे चाहे मर्ज़ी गुजारो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाली? वो बहुत आहिस्ता नमी घुली आवाज़ में बोल रही थी। उनको इस तरह दिल की लहजे में बोलता देख अरसल तड़प कर सीधा हुआ। अम्मी आप बात। उसने उनके हाथ थाम कर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो अपने हाथ उसके हाथों से निकाल कर उसकी बात कता करते मज़ीद बोली, गलती मेरी ही है। मैं भूल गई थी कि तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करने के कायल हो। पहले भी तुमने मेरी लाख मुखालफत के बावजूद उस लड़की से रिश्ता जोड़ा और फिर उसका अंजाम भी भुगत ही लिया। जाहिर है अब भी अपनी मर्ज़ी करोगे। जो दिल चाहे करो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वो आंखों में उभरने वाली नमी हाथ की पोंछ से रगड़ कर साफ करते बोली और उठ खड़ी हो। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आपका मेरी ज़िंदगी पर पूरा हक है। वो भी कुर्सी से खड़ा होता तेज़ी से बोला, लेकिन वो हाथ उठाकर कुछ भी कहने से उसे रोक गई और तेज़ी से जाकर अपने कमरे में बंद हुई। डैम इट! उसने ज़ोर से कुर्सी को टांग मारी। उसकी माँ उससे शदीद नाराज़ हो चुकी थी। उसे उस वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो पहले भी नैना का इंतखाब करके अपनी माँ के अरमानों का खून कर चुका था, लेकिन सब कुछ भुलाकर उन्होंने कंधा पेशानी से उसके फ़ैसले को कबूल किया। एक मर्तबा फिर अब उनका दिल दुखाने का बाइस बन रहा था। वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो पूरी शिद्दत से माथे पर बिखरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ गया। वो कल शाम से जो कमरे में बंद हुई थी तो रात के खाने के बाद भी बाहर ना निकली। उसने और अबीरा ने काफ़ी मर्तबा उसे बुलाया, दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन हर बार उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। अरसल की रात भी बेचैन गुजरी थी। वो सुबह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो वो किचन से उसके नाश्ते की ट्रे थामे बरामद हुई। अम्मी, अरसल ने बेसाख्ता शुक्र की सांस खारिज की। उसने उनके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखते उन्हें पुकारा, लेकिन वो कुछ भी कहे सुने बगैर एक मर्तबा फिर वहाँ से चली गई। उनका इतना सख्त रद्द-ए-अमल देख वो लब भींच कर रह गया। यहाँ तक कि 2 हफ्ते गुजर गए। वो बिल्कुल खामोश, गुमसुम अपने कमरे में इबादत में मसरूफ़ रहती। लाउंज में आकर उनके साथ बैठना, टीवी देखना, खाना खाना सब छोड़ चुकी थी। अब हीरा भी घर का ऐसा माहौल देख बोलाई बोलाई फिरती। न जाने उनके हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। अलवीना की भी आजकल तबीयत ठीक न थी। उसने भी बहुत दिनों से मैके का चक्कर नहीं लगाया था। इस दौरान अरसल ने कई मर्तबा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहकर उसे लाजवाब कर देती, मैं तुम्हारी बात समझ तो गई, अब तुम क्या चाहते हो? ऐसे में वो उन्हें देख कर रह जाता। इसे
उसे समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें कैसे समझाए। वो जो अपने तय सोचे बैठा था कि वक्ती गुस्सा है, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो ठीक हो जाएंगी, अब वाकई परेशान होने लगा था। शैला साहिबा बहुत नर्म मिजाज और दोस्ताना मिजाज की मालिक थी। औलाद पर सख्ती या डांट डपट की बजाय उन्होंने हमेशा उन तीनों के साथ नर्म रवैया रवा रखा था। अब उनकी शदीद नाराज़गी से दोनों बहन भाई हैरान। यकीनन इस बार उन्हें गहरी चोट पहुंची थी। इसी कशमकश में मजीद एक हफ्ता गुजर गया। अब अरसल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। माँ की नाराज़गी से उसकी जान पर बनाई थी। उस शाम वो ऑफिस से घर आया, अबीरा को चाय बनाने का कहकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर चाय का भाप उड़ाता कप थामे शैला साहिबा के कमरे में चला आया। नमाज के स्टाइल में दुपट्टा बांधे कमरे की छत पर नजरें टिकाए वो सीधी लेटी तस्बीह घुमा रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कुर्सी घसीट कर बेड के पास रखकर उस पर बैठते उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, लंबी जिंदगी पाओ, खुश रहो। उन्होंने ज़रा सी गर्दन मोड़कर अपने बेहद खूबरू बेटे को देखा और दिल में उसके लिए ढेरों बलाएं लेते धीरे से कहा। वो काली गोल गले की आधी आस्तीन की टी शर्ट और ऑफ वाइट ट्राउज़र जैसे आम घरेलू से हुलिये में भी बला का जाज़िबे नज़र लग रहा था। शर्ट की आस्तीनों से झांकते उसके सुर्खों सफ़ेद मजबूत फूले फूले बाजू, शहाबी रंगत और उनाबी होंठ, माथे पर बिखरे स्याह गीले बाल, स्याह चमकदार जहानत से भरपूर आंखें, खड़ी मगरूर नाक, बिलाशुबा वो बला का पुरकशिश और मर्दाना वजाहत से भरपूर मजबूत तवाना जवान मर्द था। वो आंखों में मोहब्बत का जहान लिए कितने ही लम्हे उसे देखती चली गई। जब एकदम ज़हन में झमाका हुआ, उसकी बेजा जिद याद आई तो लब भींच कर नज़रें हटाकर उठ बैठी। कहाँ जा रही हैं? वो जो उनके तासुरात से बेनियाज चाय के कप पर नज़रें जमाए अपनी सोचों में गुम था। उनका उठना महसूस करके एकदम से पूछ बैठा, नमाज का टाइम हो रहा है। वो रुखाई से कहकर बेड से उतरने लगी। अभी मगरिब के अजान होने में काफ़ी टाइम है। वो घड़ी देखकर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बेड पर उनके साथ ही बैठ गया। मुझे कोई बात नहीं करनी, वो सख्ती से कहकर एक बार फिर बेड से उतरने लगी। मैं आपकी नाराज़गी नहीं सह सकता अम्मी, आपका ये रवैया जान ले रहा है मेरी। मुझसे आपकी ये बेरुखी और बेअतनाई नहीं बर्दाश्त हो रही। मुहाल हो रहा है बर्दाश्त करना सब। उनका हाथ थाम कर वो बेबसी से बोला, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, मैं तुमसे बेरुखी कैसे बरत सकती हूँ। उन्होंने संजीदगी से कहा, फिर आपका ये रवैया क्यों है? वो फ़ौरन शिकवा कुना हुआ, तुम्हारे हवाले से बरसों देखे ख्वाब टूटे हैं मेरे अरमानों का खून हुआ है। इतना एहतजाज करने का हक तो बनता है ना मेरा। उसे ज़ख्मी नज़रों से देखती वो फीका सा मुस्कुरा कर बोली तो वो अपनी जगह शर्मिंदा हुआ। वाकई वो माँ के मामले ज़्यादती का मुर्तकिब हुआ था। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहनों का इकलौता भाई था। उसकी शादी का उसकी माँ बहनों को कितना शौक़ था। अपने चक्कर में लगकर वो बिल्कुल ही भुला बैठा था। आप ठीक हो जाएं अम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। उसने उनका कमज़ोर झुर्रियों भरा सर्द हाथ अपने मजबूत तवाना पुरहिद्दत हाथों में थाम कर गहरी सांस भर कर कहा। तो वो बेयकीनी से उसे देख कर रह गई। मैं ठीक हूँ, जब तुम दिल से शादी करने पर तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें खुद पर जब्र करने की इजाज़त नहीं दूंगी। उनका हनूस सबका अंदाज बरकरार था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अम्मी। मैं बार बार आपको, आप ही को और अबीरा को दुख देने का सबब बन रहा हूँ। आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, मैं अपनी दिली आमादगी से आप सबको रजामंदी दे रहा हूँ। वो बहुत मजबूत लहजे में बोला। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी खुशी से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं। उनकी आंखों का सवाल पढ़कर उनकी पीली सी पेशानी चूमकर वो मोहब्बत से बोला, जीते रहो मेरे बच्चे, माँ की ख्वाहिश का एहतराम किया है, देखना सारी ज़िंदगी खुश रहोगे। फरते जज्बात से उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन पर तो गोया शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। अरसल, मेरी बहुत ख्वाहिश है बेटा, मरियम मेरी बहू बने। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं हुमैरा और ताबिश से इस बारे में बात करूं। थोड़ी देर तक आंसू बहाने के बाद अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछते कदरे हिचकिचा कर वो पूछने लगी। वो जो माँ को हल्के में लिए बैठा था बाजुओं के, मरियम के नाम पर बेसाख्ता चौंक कर ठिठका। आंखों के सामने छम से उसका सादा सा मली और पुरकशिश सरापा समाया। अगर तुम किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो तो भी मुझे हरगिज़ कोई मसला नहीं। मैं बस तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। उसकी खामोशी को उसका इनकार समझकर वो बोली।
उसे माँ की बेहद मोहब्बत पर टूट कर प्यार आया, जो उसकी खुशी की खातिर एक बार फिर बेहद आसानी से अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को तैयार थे। जो आप चाहें वो करें अम्मी, जिसे चाहें अपनी बहू बनाएं, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। मैं आपका जोड़ा गया रिश्ता पूरी दयानतदारी से निभाऊंगा। उनके कंधे पर सर टिकाकर मजबूत लहजे में वो बोला, तो वो उसकी पेशानी चूम गई। तुम बस जल्दी से कागजात पर साइन कर दो तलाक के, उन्होंने कहा। तो वो फीका सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गया। अरसल के हाँ करने की देर थी कि हफ्तों से घर पर छाए जमूद का यकलक खात्मा हो गया। अबीरा भी सारे घर में चहकती फिर रही थी। जब से शैला साहिबा की ज़ुबानी अजीज़ जान भाई की बेहद प्यारी सी मरियम आपी का रिश्ता मांगने का सुना था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। शैला साहिबा के लबों पर भी शाम से मुस्तकिल बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट चिपकी थी। वो तो गोया हथेली पर सरसों ही जमाना चाह रही थी। उनकी खुशी से चमकती आंखें और खनकता लहजा सुनकर अरसल को अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरता महसूस हो रहा था। बेशक एक दफ़ा इतना ज़बरदस्त धोखा खाकर उसे शादी का कोई शौक़ बाकी नहीं रहा था, लेकिन वो खुद से वाबस्ता उन बेलोस रिश्तों को भी तो नहीं फरामोश कर सकता था ना। अम्मी आपी को भी कुछ ना बताइएगा, हम कल अचानक जाकर उन्हें सरप्राइज़ देंगे। वो उन दोनों की खुशी से लबरेज चेहरों पर नज़रें जमाए अपनी सोचों में गुम बैठा था, जब अबीरा की चहकती जोशीली आवाज़ में होश आया। हाँ ये सही है। शैला साहिबा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उफ, आपी की शक्ल तो देखने वाली होगी। उसने गोया आंखें मीच कर सरप्राइज़ का मज़ा लिया। उसके बचकाना अंदाज पर अरसल मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगा गया। अरसल ऑफिस में था जब ढेरों ढेर मिठाई और फल के टोकरे लिए शैला साहिबा बीरा के साथ हुमैरा साहिबा के घर सुबह 11 बजे ही जा पहुंची। उन्होंने तो रात ही बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। अब अचानक ढेरों ढेर साजो सामान समेत आमद और उनका खुशी छलकाता चेहरा देख हुमैरा साहिबा, अलवीना और मरियम भी चौंक गई। फिर उनका मुद्दा सुनकर चंद लम्हों के लिए तो तीनों शुश्तर रह गए। हुमैरा साहिबा पर तो शादी मर्ग की कैफियत तारी थी। बेशक अरसल लाखों में एक था। उसकी शराफत, जहानत, फरमाबरदारी की वो चश्मदीद गवाह थी। अरसल जैसा हीरा लड़का उन्हें अपनी हीरे जैसी बेटी के लिए बहुत परफेक्ट लगा था। उनका रुआं रुआं खुदा के हुजूर सजदा रेज़ था। एक वही क्या, वहाँ मौजूद सभी नफूस हद से ज़्यादा खुश थे। शैला साहिबा कितनी बार मरियम की पेशानी चूम चुकी थी, तो अलवीना और अबीरा बार बार उसे गले लगाती। उन सब ने अपनी खुशी में मरियम के चेहरे पर छाई गैर मामूली संजीदगी को नोटिस ही नहीं किया। शैला साहिबा तो अभी हाँ कराने के मूड से आई थी, लेकिन हुमैरा साहिबा ने ताबिश और हफ्सा से बात करने के लिए रस्मन सा सोचने का टाइम मांगा, जिस पर शैला साहिबा खुशी खुशी हामी भी भर गई। आज हफ्ते का दिन था। शैला साहिबा को बाकायदा रिश्ता डाले आज चौथा दिन था। हुमैरा साहिबा ने तो अभी तक इकरार नहीं किया था। अरसल देख रहा था कि गुज़िश्ता 2 दिन से शैला साहिबा कदरे खामोश और मुतफ़िक्र सी हैं। आज अरसल की ऑफिस से छुट्टी थी। वो रात देर तक अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाता रहा, सो काफ़ी देर से सोकर उठा था, इसलिए आराम से अपनी नींद पूरी करके आया था। दोपहर के 12 बजा रही थी घड़ी। यकीनन उसे गहरी नींद में देखकर शैला साहिबा ने भी उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। थोड़ी देर कसलमंदी से पड़ा रहा, फिर चादर हटाता बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 20-25 मिनट बाद फ्रेश होकर खुद पर अच्छी तरह परफ्यूम स्प्रे करके खुशबुओं में बसा गीले बालों को सलीके से ब्रश करके कमरे से बाहर चला आया। लाउंज की तरफ जाते हुए कॉरिडोर में से गुजर रहा था जब अलवीना की आवाज़ सुनाई दी। उसने काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया था। अरसल के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट झलका आ गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा। जब ही अलवीना की आवाज़ कानों में पड़ी तो एकदम ठिठक कर रुक गया। जो शैला साहिबा से कह रही थी, मरियम किसी सूरत अरसल से शादी करने को तैयार नहीं है अम्मी, वो नहीं मानेगी। मेरा ख्याल है आप अरसल के लिए कोई और लड़की देख लें। लेकिन क्यों बेटा, आखिर मरियम को एतराज़ क्या है? शैला साहिबा अफसुर्दगी से बोली। पता नहीं अम्मी, ताबिश और खाला तो पूछ पूछ कर थक गए हैं, लेकिन वो यही कहती है मैंने अरसल के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उसकी बस एक ही रट है कि अलवीना कहते कहते रुक गई। वो जानती थी शैला साहिबा को मरियम कितनी पसंद है और उनकी कितनी शदीद और देरीना ख्वाहिश थी उसे बहू बनाने की। अब उसका इनकार सुनकर उन्हें सदमा होगा, ये सोचकर उसे बहुत बुरा महसूस हुआ कि शैला साहिबा ने दुखी लहजे में इस्तफसार किया। अम्मी, वो कहती है अरसल के अलावा किसी से भी कर दे, उसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अरसल से बिल्कुल भी नहीं। अलवीना ने शैला साहिबा के चेहरे से नज़रें चुराते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, जैसे उसमें उसकी गलती हो।
जहाँ इतनी शिद्दत से उसका इनकार सुनकर शहला साहिबा चुप हुई, वहीं कमरे के बाहर खड़े अरसल ने गुस्से से अपने जबड़े और मुट्ठियां भींची। अलवीना की बात सुनकर उसका खून खोल गया, चेहरा जब से सुर्ख हुआ। मजीद कुछ सुनने का इरादा न था, इसलिए फ़ौरन अपने कदम मोड़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उस वक्त जितना शदीद उसे गुस्सा आ रहा था, वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मरियम ने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसके इनकार की वजह अरसल का पहला निकाह। अब जाहिर है अरसल की तो ये दूसरी शादी होगी ना। अलवीना ने हिचकिचाते हुए शैला साहिबा से कहा तो वो उसकी बात से मुत्तफिक होती सर हिला गए। बात उनके भी दिल को लगी, वरना मरियम के इनकार का क्या जवाब था। ठीक कह रही हो तुम। अरसल पहले एक बीवी को तलाक दे चुका है, जबकि मरियम कंवारी है। लड़कियों के 100 अरमान, बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। चलो जो बच्ची की मर्जी, अब उससे ज़ोर ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। उन्होंने ठंडी सांस भरी। वैसे हुमैरा खाला तो पूरी कोशिश कर रही हैं कि मरियम मान जाए। जाहिर है अरसल लाखों में एक है, पढ़ा लिखा, समझदार, खूबसूरत, फिर इतनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता है। ऐसा रिश्ता कौन गंवाना चाहेगा। अलवीना के लहजे में भाई की मोहब्बत बोल रही थी। इसी सिलसिले में मरियम से बात करने के लिए आज उन्होंने हफ्सा को भी बुलवाया। तभी मैं यहाँ आ गई कि मेरी गैर मौजूदगी में वो लोग खुलकर बात कर सकेंगे। उसने तफसील बताई। चलो अल्लाह खैर करेगा, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेती हूँ, फिर हुमैरा से जवाब मांगू। अरसल ने कमरे में आकर ज़ोरदार लात लकड़ी की तपाई को रसीद की। फिर भी गुस्सा कम ना हुआ तो बेड से तकिए उठाकर नीचे फेंक दिए। ये लड़की खुद को समझ के आ रही है। ये है क्या जो इतना कर रही है। अपने कमरे के दरमियान चक्कर लगाते वो मुसलसल बुड़बुड़ाया, मेरे अलावा तुम्हें हर कोई कबूल है ना। देखता हूँ, अब देखता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी शादी किसी और से कैसे होती है। अब ये मेरी भी जिद है। अरसल इकबाल अब्बासी की जिद। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े दोनों हाथों से टेबल थामे वो तसव्वुर में मरियम के अक्स से मुखातिब था। कुछ देर बाद एक गहरी सांस खारिज करके अपने आसाब को पुरसकून किया। ज़मीन से तकिए उठाकर बेड पर उछालता कमरे से बाहर निकला। वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। वो लाउंज में आया तो दोनों किसी और बात में मसरूफ़ हो चुकी थी। पास ही सोफे पर अलवीना की बेटी सो रही थी। अबीरा अभी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई थी। वो बहन से मिलता, भांजी को प्यार करता सोफे पर शैला साहिबा के बराबर में बैठ गया। अलीना ने मोहब्बत पाश नज़रों से अपने लंबे चौड़े खूबरू भाई को देखा, तो वहीं शैला साहिबा ने ज़ेरे लब उसे देख माशाल्लाह का, जो सुर्खा नारी रंग की टी शर्ट और लाइट ब्लू जीन्स में मलबूस, अपनी सुर्खो सफ़ेद और हल्की बड़ी शेव में, माथे पर स्याह सिल्की बाल लहराए, गज़ब का हैंडसम लग रहा था। अम्मी नाश्ता दे दें। उनके हाथ थाम कर लबों से लगाते उसने कहा। चेहरे पर ज़रा भी गुस्से का शाइबा न था। लगता ही नहीं था ये वही अरसल है जो अभी थोड़ी देर पहले गुस्से से खोल रहा था। कब तक अम्मी से खिदमतें करवाते रहोगे। अब बीवी लाओ, वो नखरे उठाए तुम्हारे। अलवीना ने उसे छेड़ा, लेकिन ये छेड़ना उसी के गले पड़ गया। अरसल पुरसकून सा मुस्कुरा। मैं तो बीवी लाने को तैयार हूँ, आप लड़की वाले हैं, बताएं किस दिन हाजिर हो जाऊँ निकाह पढ़वाने। अलवीना ने भी ये बात कहकर उसे गोया मौका फराम कर दिया था, और वो तो पहले ही मौके की तलाश में था। लापरवाही से शाने उचकाता फ़ौरन बोला। उसकी बात पर शैला साहिबा और अलवीना दोनों गड़बड़ाए। आप बैठे अम्मी, मैं नाश्ता लाती हूँ। अलवीना शैला साहिबा से कहती फ़ौरन वहाँ से खिसक गई। अब जबकि अलवीना मरियम के साफ इनकार का बता ही चुकी थी, तो शैला साहिबा को मुनासिब लगा कि अरसल को ज़हनी तौर पर उसके इनकार के लिए तैयार कर लिया जाए। तभी गला खंगार कर बोली, अल्लाह ने जहाँ तुम्हारा जोड़ लिखा होगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। बस अल्लाह मेरे बच्चे को नेक सीरत बीवी से नवाजे। कहीं और क्यों अम्मी, मरियम से क्यों नहीं। मेरी शादी होगी तो सिर्फ मरियम से, मुझे दोबारा शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं नैना को तलाक देने और दोबारा शादी करने पर सिर्फ आपकी वजह से राज़ी हुआ। आप ही ने कहा था ना आपकी देरीना आरज़ू है कि मरियम आपकी बहू बने। अब अगर मरियम आपकी बहू नहीं बनती तो भूल जाइएगा कि मैं कभी शादी करूँगा। वो अपने अज़ली दो टोक लहजे में बोला। शैला साहिबा के छक्के ही छुड़वा गया था। वो अपना मुतम्मा नज़र वाजे करता निहायत इत्मीनान से पीले पड़ते चेहरे के साथ खड़ी अलवीना के हाथ से ट्रे थाम कर नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अलवीना जो उसकी सारी बात सुन चुकी थी, परेशानी से शैला बेगम को देखने लगी, जो खुद भी हद दर्जा मुतफ़िक्र नज़र आ रही थी। मरियम चंदा, इनकार की कोई ठोस वजह भी तो हो। ये तो कोई जवाज़ ना हुआ कि तुमने अरसल के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। हफ्सा ने इस बार उसकी एक ही तकरार से तंग आते कदरे झुंझला कर कहा। वो उस वक्त हुमैरा साहिबा के कहने पर उसके पास मौजूद थी। और क्या वजह होगी आप ही, बस यही बात है, मेरा ज़हन अरसल भाई को इस हैसियत से कबूल करने को तैयार नहीं है। मरियम ने अपनी उंगलियां चटकाते आहिस्तगी से कहा। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, अम्मी इस फजूल सी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते का इनकार करने को तैयार नहीं है। हफ्सा ने गहरी सांस खारिज करते कहा तो उसका चेहरा देखने लगी।
انہوں نے مجھے پہلے ہی تمہیں صاف لفظوں میں بتانے کا کہہ دیا کہ یا تو تم اس رشتے سے انکار کی کوئی ٹھوس جواز پیش کرو، ورنہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ وہ جلد ہی شیلا خالہ کو مثبت جواب دے دیں گی۔ حفصہ کے کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپی پلیز امی کو منع کریں، میں ارسل بھائی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک دم اس کے ہاتھ تھام کر وہ لجاجت سے بولی۔ حفصہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں تمہاری اتنی شدت سے انکار کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہے جو تم بتانے سے انکاری ہو۔ اگر تم مجھے وہ میں جانتی ہوں اگر اتنی شدت سے تمہارے انکار کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہے جو تم بتانے سے انکاری ہو۔ اگر تم مجھے وہ وجہ بتا دو تو میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں۔ حفصہ نے پیار سے کہا تو وہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ آپی وہ نینا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ شدید محبت۔ ایسے میں ان کے پاس دوسری بیوی کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ لیکن وہ نینا کو طلاق دے چکا ہے، نینا اس کی زندگی سے جا چکی ہے۔ حفصہ جلدی سے بولی۔ آپی انہوں نے نینا کو طلاق دی ہے، خود کے لیے اس کی محبت کو تو طلاق نہیں دی نا۔ اگر نینا کے کردار کی کمزوری یا بے وفائی کی وجہ سے انہوں نے اسے طلاق دے بھی دی اور شیلا خالہ کی خاطر دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نینا سے ان کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ نینا ان کی پہلی محبت ہے اور وہ محبت ان کے دل میں آج بھی موجود ہوگی۔ نظریں جھکا کر وہ بولتی چلی گئی۔ ایسی بات بہن سے کرتے وہ جھجک بھی محسوس کر رہی تھی۔ آپ خود ہی بتائیں، ایک ایسا شخص جو اپنی ساری محبتیں، اپنی شدتیں پہلے کسی پر لٹا چکا ہے، اب اس کے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، حفصہ سے پوچھا، جبکہ نگاہوں کے سامنے اس کی اور نینا کی مختلف اوقات میں لی گئی تصویریں اور کئی بار خود کی آنکھوں سے دیکھے مناظر گھوم رہے تھے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی سنگت میں سرشار نظر آتے تھے۔ اس کی بات دھیان سے سنتی حفصہ بھی چپ کی چپ رہ گئی۔ ارسل اور نینا کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی تو نہ تھی، سبھی جانتے تھے اس نے کس طرح ماں اور بڑی بہن کی شدید مخالفت کے باوجود نینا سے رشتہ استوار کیا تھا۔ حفصہ کو مریم اپنی جگہ حق بجانب لگی۔ واقعی ایک لڑکی کے لیے اپنی شریک حیات کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گئی، میں امی سے بات کر لوں گی۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر بولی۔ تھینک یو سو مچ آپی۔ اس کے ہاتھ تھام کر زور سے دبائے۔ وہ کس لیے پگلی؟ اس نے محبت سے اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ میری بات سمجھنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی، اور پھر جس بات کو حفصہ بڑی آسانی سے سمجھ گئی تھی، حمیرہ صاحبہ نے اسے اعتراض کچھ سنتے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ وہ پرانے خیالات کی خاتون تھی، اور پہلی دوسری نہیں بلکہ صرف شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہونے والی فطری محبت پر یقین رکھتی تھی۔ باولی ہو گئی ہے یہ لڑکی۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی جواز ہوا انکار کا؟ اس طرح تو جن کی بیویاں مر جاتی ہیں یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بیچارے تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ لیکن امی، اس کی بات بھی صحیح ہے، آپ جانتی تو ہیں ارسل کیسا پاگل تھا نینا کے پیچھے۔ حفصہ نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں اس نینا کو وہی ارسل اپنی مرضی سے طلاق دے چکا ہے۔ اور حفصہ، تم تو ہوش کے ناخن لو، بجائے اس بے وقوف کو سمجھانے کے تم خود اس کی ہمنوا بن کر آ گئے۔ انہوں نے اسے بھی آڑے ہاتھوں لیا تو حفصہ جز بز ہوتے بولی۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں تو اس معاملے میں مریم کے ساتھ ہوں۔ اتنا زوردار عشق لڑا کر نکاح کیا تھا ارسل نے، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یکایک پلک جھپکتے اس کے دل سے وہ ساری محبت نکل گئی ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری بے وقوف بیٹیوں، مرد چاہے جتنی بھی شدید محبت کیوں نہ کرتا ہو، بے وفا اور کردار کی ہلکی عورت اس کے دل سے ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے گرم سلاخ۔ انہوں نے پتے کی بات بتائی۔ مریم یہاں آؤ۔ ایک دم مریم کو آواز لگائی تو دوسرے کمرے میں دروازے کے پیچھے کھڑی۔ ان کی ساری بات سنتی مریم بے اختیار اپنی جگہ اچھل پڑی۔ آہستہ سے مرے مرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو یہاں۔ حمیرہ صاحبہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پاس بیٹھنے کا کہا تو وہ ان کے پاس ٹک گئی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، تم میری اولاد ہو۔ شہلا اور ارسل مجھے جتنے بھی عزیز ہوں، تم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ میں نے جو اس رشتے پر اتنا زور دیا ہے، اس کی وجہ ہے ارسل سامنے کا پلا بڑا، شریف، قابل، پڑھا لکھا اور محنتی لڑکا ہے۔ مریم نے بلا اختیار پہلو بدلا۔ جس طرح کی بے پاک حرکتیں وہ نینا کے ساتھ کرتا تھا، مریم کو لفظ شریف پر خاصا اعتراض ہوا تھا، جس کا اظہار وہ ظاہر ہے حمیرہ بیگم کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی، جبکہ وہ مزید کہہ رہی تھی۔
और सबसे बड़ी बात, वो भी तुम्हारी तरह चोट खाए हुए है। बेवफाई का अजाब उसने भी भुगता है। वो बेहतर तौर पर तुम्हारा दर्द समझेगा। शैला को भी तुम जानती हो, मुझसे बढ़कर ममता निछावर करती है वो तुम पर। इस बार मरियम ने उनसे पूरी तरह इत्तेफाक किया। देखे भाले सीधे साधे लोग हैं, कदर करेंगे तुम्हारी। गैरों में रिश्ता करने का अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो। सालों हफ्सा जिस ज़हनी अजियत का शिकार रही है वो तुम्हारे सामने ही है। और तुम्हारे भी इतने सालों की मंगनी के बाद क्या हासिल हुआ? ठंडी सांस खारिज करके अफसुर्दगी से बोली तो मरियम उन्हें देखने लगी। वाकई ठीक तो कह रही थी वो। इतने सालों की मंगनी के बाद उसके हिस्से में क्या आया? ठुकराई जाने की जिल्लत, बदनामी, अजियत। वो कोई कम उम्र या नासमझ लड़की नहीं थी, 24-25 साल की समझदार लड़की थी। उसकी इतनी सालों पुरानी मंगनी टूटने के बाद ख़ानदान और जान पहचान के लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे थे। शाहज़ेब की माँ अपने बेटे का कसूर छुपाने के लिए सब मिलने जुलने वालों में किस तरह की बातें फैला रही थी, वो अच्छी तरह जानती थी। उसे यकायक अपनी माँ और भाई की परेशानी का इदराक हुआ तो आंसू ज़ब्त करते बोली, मुझे माफ़ कर दें अम्मी, पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर गई। आप सही कह रही हैं, मैं वाकई बहुत बेवकूफ़ हूँ। मुझे सोचना चाहिए। मेरी मंगनी इतने साल तक कायम रहने के बाद टूटी। ऐसे में मेरे बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, यकीनन आपकी और भाई की रातों की नींद उड़ी हुई होगी। इन हालात में ये रिश्ता तो नेमत गैर मुतरकबा है। मुझे तो शैला खाला का एहसानमंद होना चाहिए। आप उन्हें हाँ कह दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ग्लूगीर लहजे में वो बोलती चली गई। लेकिन मुझे एतराज़ है। इससे पहले कि हुमैरा साहिबा या हफ्सा कुछ कहती, एक संजीदा आवाज़ गूंजी थी। लेकिन मुझे एतराज़ है। इससे पहले कि हुमैरा साहिबा या हफ्सा कुछ कहती, ताबिश की संजीदा आवाज़ गूंजी, जो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था और उन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। ये तुम क्या कह रहे हो ताबिश? तुम्हें तो अरसल बहुत पसंद है। हुमैरा साहिबा ने इस्तफसार किया। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, मुझे अरसल जितना भी पसंद क्यों ना हो, अगर मेरी बहन दिल से राज़ी नहीं तो महज लोगों के खौफ से उसे एक ज़बरदस्ती रिश्ते पर बंधने में मजबूर नहीं करूँगा मैं। पहले ये हमारी जल्दबाजी की वजह से काफ़ी सालों तक एक नापसंदीदा रिश्ते का बोझ ढो चुकी है। वो मरियम के पास आता बोला। लेकिन भाई मरियम जो हैरत से उसे सुन रही थी, कुछ बोलने के लिए उसने लब खोले ही थे कि वो हाथ उठाकर दरमियान में टोक गया और सोफे पर उसके साथ बैठता बोला, बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके सर पर हाथ रखते वो बोला तो उसकी इतनी मोहब्बत पर मरियम की आंखें भीग गईं। हफ्सा ने भी आंख का कोना साफ किया। बिलाशुबा उनका भाई दुनिया का बेहतरीन भाई था, जिसने बाप के इंतकाल के बाद उन्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, बल्कि हमेशा उन्हें हर तरह के सर्द गर्म से महफूज रखा था। चंद लम्हे खामोशी से सिरक गए। सब अपनी अपनी सोचों में डूबे थे। भाई, हमारे साथ वाले ब्लॉक में जो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ लेक्चरशिप के लिए आसामियाँ आई हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं वहाँ अप्लाई कर दूँ। जब मरियम ने उंगलियां चटकाते इजाज़त तलब की तो वो गहरा सांस भरकर असबात में सर हिलाते बोला, ठीक है, कर दो अप्लाई। शुक्रिया भाई। उसके कहते ही मरियम खुशी से उसके कंधे से सर टिकाकर बोली। वहीं हुमैरा बेगम ने उसे चौंक कर देखा। ऐसे खाली खुली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, अच्छी सी चाय पिलानी पड़ेगी। मुस्कुरा कर वो बोला तो वो हंसती हुई किचन की जानिब चली गई। जहन और दिल यूं हल्के हो गए खोया कोई बोझ हट गया हो। अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। उसके वहाँ से जाने के बाद वो हुमैरा साहिबा की मुतफ़िक्र सूरत देख तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला, लेकिन ताबिश, मरियम तो बच्ची है, नासमझ है। उसकी बातों में आकर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करना सरासर कुफरान नेमत है। वो अभी भी मोहतरस थी। अम्मी, ना तो वो बच्ची है और ना ही नासमझ। उनके हाथ को अपने हाथ में थाम कर वो बोला, आप मुझ पर और हफ्सा पर अपनी मुसल्लत नहीं कर रही मर्जी, तो फिर मरियम के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी सालों कायम रहकर टूट गई। उसने कहा तो हुमैरा बेगम लाजवाब हुई। आप परेशान ना हो, मैं अपने एक दो अच्छे मिलने वालों से मरियम का जिक्र कर चुका हूँ। इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह कोई बेहतर सबब बनाएगा। उनके हाथ थामकर होंठों से लगाते वो बोला तो ज़ेरे लब इंशाल्लाह कहकर उसकी पेशानी चूम गई। वो खुश रहो, अल्लाह उम्र दराज करे मेरे बच्चे की। हफ्सा ने मोहब्बत भरी नम आंखों से अपने भाई को देखते हुए दुआ दी थी दिल से। आज 15 दिन हो गए थे
हुमैरा साहिबा को बाकायदा रिश्ते से इनकार के घर में एक दफ़ा फिर आसूदगी और आज़ुर्दगी छा गई थी। शहला साहिबा ने तो तमाम तर रंजीदगी के बावजूद बड़े सब्र और हौसले से यह इनकार बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अरसल के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या ठाने बैठा था, वो समझ नहीं पा रही थी। वो मरियम के रिश्ते से इनकार करने के बाद अब शादी का नाम तक सुनने का रवादार नहीं था। 15 दिन में वो मुतअद्दिद बार उससे इस मौजू पर बात करने की कोशिश कर चुकी थी, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही ना था। हर बार उसकी एक ही बात होती जिससे वो उन्हें चुप करवा देता, आप जिस लड़की से बरसों से मेरी शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, जब वही आपकी बहू नहीं बनेगी तो फिर ऐसे में जब मुझे कोई तलब है ना ख्वाहिश, तो शादी करने का क्या फ़ायदा। वो खामोशी से उसकी शक्ल देख कर रह जाती। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी। फिर आने वाले दिनों में उन्होंने उसे बहुत सारे दलाइल दिए, नाराज़गी जताई, अपनी मोहब्बत के वास्ते तक दे डाले, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली। अब तो शहला साहिबा को लगता था वो इकलौते बेटे की शादी का अरमान लिए यूं ही एक दिन कब्र में जा लेटेंगी। उन्हें समझ ना आता क्या करें, ना तो मरियम पर कोई इख्तियार था और ना कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती करती, और अरसल अपनी ज़िद का कितना पक्का है ये बात सभी जानते थे। उन उस दिन रात की परेशान कुन सोचों और मुसलसल ज़हनी कशमकश का नतीजा ये निकला कि शहला साहिबा बीमार हो गई। उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि अरसल को फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल लेकर भागना पड़ा। छुट्टी का दिन था, सब देर से सोकर उठे थे। नाश्ते से फारिग होते ही 11 बज गए जब ताबिश के पास अरसल का फ़ोन आया। उसके शहला साहिबा के मुतालिक इत्तला देने पर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसकी। वो अस्पताल में थी। शदीद ज़हनी दबाव और टेंशन की वजह से उनका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक शूट कर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्रेन हेमरेज का खतरा बाल बाल टला था। डॉक्टर की ज़ुबानी उनकी कंडीशन सुनते अरसल को बेहद पशेमानी हुई। वो ना चाहते हुए भी बार बार अपनी माँ को तकलीफ़ पहुँचा रहा था। खुदा ना खास्ता अगर आज शैला बेगम को कुछ भी हो जाता तो, ये सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी। उसने दिल में मुसम्मा इरादा किया कि होश में आते ही अपनी बिला वजह की ज़िद से दस्तबरदार हो जाएगा। अरसल का फ़ोन सुनते ही वो चारों भी फ़ौरन भागे भागे अस्पताल पहुँचे। शैला साहिबा की इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर ताबिश और हुमैरा सख्त मुतफ़िक्र थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उन्होंने किस बात का सदमा लिया। इब्तदाई ट्रीटमेंट के बाद उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर थी, लेकिन वो मुस्तकिल दवाइयों के ज़ेर असर अभी तक सो रही थी। सबके पीछे पीछे मरियम अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो शहला साहिबा की हालत देख लरज़ उठी। सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली खूबसूरत सी शहला खाला पहचानी ही नहीं जा रही थी। पीली रंगत, आंखों के गिर्द हल्के और कमज़ोर सा चेहरा। सामने बेड पर लेटी वो चंद दिनों की बीमारी में हड्डियों का ढांचा लग रही थी। हुमैरा साहिबा और अलवीना ने फ़ौरन ही शैला साहिबा के दाएं बाएं जगह संभाल ली बेड पर, जबकि दरवाजे के पास ही वो रुक गई थी। हल्की आवाज़ में ताबिश को शैला साहिबा की कंडीशन बताते अरसल ने गर्दन मोड़कर एक शररबार निगाह से मरियम को घूरा और दोबारा ताबिश की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बेसाख्ता नज़रें चुरा गई। अलवीना और अबीरा का भी रो रो कर बुरा हाल था, उनके आंसू ही ना रुकते थे। अभी चंद साल पहले तो बाप को खोया था, अब इतने मुख्तसर अरसे में हुमैरा साहिबा को इस हालत में देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। हुमैरा साहिबा भी बहनों से बढ़कर सहेली को इस हालत में देख बड़ी मुश्किल से अपने आंसू ज़ब्त किए बैठी थी। उन्हें इस हाल में अस्पताल के बेड पर पड़े देख अपने अंदर एक खौफ उतरता महसूस किया। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन तीनों बहन भाइयों की नज़रें इल्ज़ाम देती हुई ज़रूर महसूस हो रही थी और अपना आप उसे एक मुजरिम की तरह लग रहा था। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ी रही, समझ ना आया कि क्या करे। चुपके से कमरे से बाहर निकलकर बाहर रखे बेंच पर बैठ गई। वो काफ़ी देर तक उंगलियों के नाखून चबाती दिल ही दिल में शहला खाला की सेहतयाबी की दुआएं करती रही। असर के वक्त कहीं जाकर उनकी तबीयत संभली और उन्होंने आंखें खोली तो सबकी जान में जान आई। कमरे में उस वक्त सभी मौजूद थे। अरे मेरी बेटी भी आई है, अभी अभी डॉक्टर उन्हें चेक करके उनकी हालत को तसल्ली बख्श बता कर गया। जब वो परेशान सूरत लिए कोने में खड़ी मरियम को देख नहीफ आवाज़ में बोली और इशारे से अपने पास बुलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके पास आकर बेड पर टिक गई और उसे देखे गई। आंखों में बहुत सारे शिकवे थे, गिले थे, दुख थे। मरियम, मैंने हमेशा तुम्हें अलवीना और अबीरा की तरह ही प्यार किया है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी अपनी बहू बनाऊं तुम्हें। मैंने सालों तसव्वुर की आंख से तुम्हें अपने बेटे के हवाले से अपने घर में चलते फिरते देखा है। वो बहुत आज़ुर्दा लहजे में बोल रही थी। उनकी इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखों से आंसू बहे। सब खामोश दम साधे खड़े थे। जब अलवीना उन्हें टोक गई, ये वक्त इन बातों का नहीं है अम्मी, अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। शहला साहिबा ने हाथ उठाकर रोक दिया। मरियम चंदा, तुम अम्मी की बातों का ख्याल ना करना, तबीयत खराबी के बायस ये जज्बाती हो रही हैं। अलवीना ने उसकी ठोड़ी छूते प्यार से कहा।
भाभी मुझे और शर्मिंदा ना करें, मैं पहले से ही खाला की हालत देख बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज़ हैं। उनका हाथ थाम कर वो रूहान सी आवाज़ में बोली, नहीं मरियम, हम क्यों तुमसे नाराज़ होंगे, ना ही अम्मी की बीमारी में तुम्हारा कोई कसूर है। ये तो बस किस्मत का लिखा है। तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है। उसका गाल सहलाकर वो प्यार से बोली। शहला साहिबा ने अपने हाथों से अपने बिल्कुल पास बैठी आंसू बहाती मरियम के आंसू साफ किए। फिर उसकी ठोड़ी पकड़कर बोली, पहले जो हुआ मैं उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर गई। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो मैंने बहुत मान से तुम्हारा हाथ मांगा। लेकिन अगर तुम हमारे घर का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तुम्हें लगता है तुम कहीं और ज़्यादा खुश रहोगी, तो मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो बहुत दुखी लहजे में बोल रही थी। उनकी इतनी मोहब्बत पर मरियम की आंखें बेसाख्ता भीगी। खाला, ऐसी बात नहीं है। वो लब चबाती भीगी नम आवाज़ में बोली, ऐसी ही बात है बेटा। वो फीका सा हंसकर बोली, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जहाँ जाओ खुश रहो। उन्होंने गहरी सांस खारिज करते आज़ुर्दगी से कहा। मरियम की हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। उसका सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला। खाला, मुझे कहीं नहीं जाना, बस आपके पास रहना है। उसने अपना सर उनके कंधे पर रखकर रोते कहा तो सब हैरान रह गए। शैला साहिबा ने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा, फिर से कहो, शैला साहिबा ने बेयकीनी से पूछा। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। हुमैरा साहिबा का रुआं रुआं उसकी जानिब मुतवज्जो था। अलवीना, अबीरा सब उसकी तरफ मुंतज़िर नज़रों से देख रहे थे। क्या तुम मेरी बहू, मेरे अरसल की दुल्हन बनोगी, उन्होंने पूछा तो उनके कंधे में चेहरा छुपाए वो इस बात में सर हिला गई। उसके इकरार करते ही जहाँ हुमैरा साहिबा ने आसूदगी से गहरा सांस खारिज किया, वहीं अलवीना, अबीरा सारी नम आंखों से मुस्कुरा दी। शैला साहिबा ने मुस्कुराकर उसे अपने कमज़ोर बाजुओं में भींच लिया। ताबिश ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सर पर रख दिया, जबकि अरसल स्पाट से तासुरात से अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके हाँ करते शैला साहिबा लम्हों में भली चंगी हुई थी। कभी कुछ डॉक्टर ने भी उनको अस्पताल में मज़ीद रोकने की ज़रूरत ना समझी। यूँ वो अगले 2 घंटों में घर पर मौजूद थी। वो बसद इसरार हुमैरा साहिबा ताबिश और मरियम को भी अपने साथ घर लेकर आई थी। उनके मुताबिक आज बरसों बाद उनके घर में खुशी आई थी और वो ये खुशी सबके साथ मनाना चाहती थी। उनकी ज़िद से हार मानते हुए उस वक्त मरियम उनके घर पर मौजूद तो थी, लेकिन उसे अरसल से भी हद से ज़्यादा झिझक महसूस हो रही थी। इसलिए उस वक्त वो बाकी सब शहला के कमरे में मौजूद थे। वो लाउंज में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद अरसल और ताबिश को शहला साहिबा के कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आता देख वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। हमेशा नफासत से साफ़ सुथरा रहने वाला किचन आज कुछ बिखरा बिखरा सा हो रहा था। सिंक में चंद बर्तन पड़े थे। वो आस्तीनें ऊपर करके बर्तन धोने लगी। बर्तन धोकर और सारा फैलावा समेट कर फारिग हुई जब अलवीना वहाँ चली आई। तुम क्या कर रही हो, रहने दो ना ये सब, बाहर जाकर आराम से बैठो। उसे कपड़े से स्लीव साफ करता देख उसने फ़ौरन टोकते हुए कहा। मरियम शर्मिंदा हुई। भाभी प्लीज़, कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं। वो मसरूफ़ अंदाज में बोली, अरे मैं तो तुम्हारी ख्याल से कह रही थी। अब तुम अनकरीब इस घर की होने वाली इकलौती लाडली बहू हो। मेरी मजाल जो तुम्हें गैर समझो। अलवीना ज़ोर से हंसकर प्यार से उसका गाल खींचते बोली तो उसके चेहरे पर सुर्खी छाई। पलकें आप ही आप झुक गईं जैसे उन पर मनोबोझ आ पड़ा। अलवीना ने उसके शर्मीले से रूप को मोहब्बत से देखा। मरियम को अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था उसके हाँ कहते ही उन तीनों माँ बेटियों के चेहरे कैसे खुशी से खिल उठे थे। बाकी रहा वो शख्स तो उसके चेहरे की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक आध बार गैर इरादी नज़र उठी तो वो उसका चेहरा बेतासुर लगा उसे। उसी वक्त गोद में जरीश को उठाए अरसल किचन में आया, जो हल्का हल्का रो रही थी। मरियम फ़ौरन रुख मोड़कर खुद को मसरूफ़ जाहिर करती अपने साबका काम में मसरूफ़ हो गई। ये देखें लिटिल प्रिंसेस, ये रही आपकी ममा। आप भी पकड़ें इसे, बहुत ही रोतू है आपकी बेटी। सोकर उठती है तो ऐसे हो जाती है जैसे पहचानती ही नहीं। वो पहले जरीश से कहकर फिर अलवीना से मुखातिब हुआ। आप ही जरीश से फारिग होकर मुझे एक कप चाय बना दें प्लीज़। अलवीना जरीश को पानी पिलाने लगी जब वो किचन से जाते बोला, भाभी आप बाहर जाएं, मैं चाय बना देती हूँ। जरीश किसी भी सूरत अपनी माँ को छोड़ने के लिए उसे मसरूफ़ देखकर मरियम ने खुद को कहने से नहीं रोक सकी। चलो ठीक है, सबके लिए चाय बना लो मरियम, और देखना कुछ खाने के लिए हो तो वो भी साथ रख लेना। अल्लाह जाने अरसल ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। वो कहती हुई बाहर चली गई थी। उसका तो अपना चाय पीने का मूड नहीं था। बाकी सबके लिए चाय का पानी रखा, फ्रीज़र से कबाब निकाले, कैबिनेट खोल कर देखा तो बिस्कुट और निम्को भी मिल गए। वो भी प्लेटों में सेट किए और फ्राइंग पैन में तेल डालकर कबाब फ्राई करने लगी। वो उस घर में मुतअद्दिद बार आ चुकी थी, बहुत बार इस किचन में काम भी कर चुकी थी, इसलिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उस सबसे वाकिफ़ थी। इसीलिए उसे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं आई।
20-25 मिनट बाद बड़ी सी ट्रे में मुख्तलिफ लवाजमात के साथ चाय और शहला साहिबा के लिए ताज़ा सेब का जूस लिए वो किचन से बरामद हुई तो अरसल और ताबिश के अलावा अलवीना भी वहीं लाउंज में मौजूद थे। वो लोग शहला साहिबा की तबीयत के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम ने ताबिश के बाद हल्के से लरसते हाथों से अरसल को चाय का कप पकड़ाया, जिसे उसने एक नज़र उसकी तरफ देखकर थाम लिया। न जाने क्या बात थी, मरियम को शुरू से उससे एक अजीब सी झिझक महसूस होती। अब भी उसकी निगाहों की तपिश से अपना वजूद झुलसता महसूस हो रहा था। तो जल्दी से हुमैरा साहिबा और अबीरा की चाय और शैला साहिबा का जूस लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। अलवीना और ताबिश अरसल को कबाब और नीम को सर्व कर रही थी। फंटास्टिक, कमाल की चाय बनाती है ये लड़की, सारी थकन पल में उतर जाती है। बेइख्तियार शहला साहिबा के कमरे में जाती सी ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कॉटन के सादा से सूट में मलबूस उस जाजिबे नज़र नकूश की हामिल बेइंतहा पुरकशिश लड़की की पुश्त देखते उसने सोचा। मरियम ने अपने हाथ से शहला साहिबा को घूंट घूंट जूस पिलाया। थोड़ी देर गुजरी थी जब अलवीना भी वहीं चली आई। ताबिश किसी काम से बाहर चला गया था। वो सब खवातीन अपनी बातों में मसरूफ़ थीं। शैला साहिबा खुशी से निहाल होते, कभी मरियम की पेशानी चूमती तो कभी उसे गले लगा लेती। उनकी तरफ से मोहब्बत के इतने भरपूर मुजाहिरे और इल्तफ़ात पर मरियम झींपे जा रही थी और इल्तफ़ात पर मरियम भी और इल्तफ़ात पर मरियम झींपे जा रही थी, जबकि हुमैरा साहिबा बेटी की इतनी पजीराई पर खुशी से फूले न समा रही थी। उनकी बेटी की कदरदान लोग मिल गए थे। वो खुदा का शुक्र अदा करते न थक रही थी। वो तो पहले इस रिश्ते पर दिलो जान से राज़ी थी, लेकिन मरियम के इनकार पर दिल महसूस कर रह गए। अब उसके बेहतरीन और बरवक्त फ़ैसले पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। शहला साहिबा मरियम का हाथ थामे उसे अपने साथ लिपटाए बैठी थी। जब दरवाज़ा खुलकर अरसल अंदर चला आया, अबीरा बेटा, अम्मी की दवाइयों का नुस्खा कहाँ है? मैं बाहर जा रहा हूँ, दवाएं लेता आऊँगा। उसने चाय पीती अबीरा से पूछा और उसके इशारा करने पर बेड के बाईं जानिब रखी साइड टेबल के पास आता शहला साहिबा की फ़ाइल देखने लगा। उसके बिल्कुल पास महज चंद इंच के फासले पर मरियम बैठी थी। अरसल के वजूद से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू सांसों में घुलती महसूस करके मरियम को अपना आप सुन्न होता महसूस हुआ। हाथ पाँव लरसने लगे। वो हाथों की लर्जिश पर काबू पाने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम भींच गई। उठकर बाहर भी नहीं जा सकती थी कि एक तो शैला साहिबा उसे थामे बैठी थी, दूसरा वो उसके इतना पास खड़ा था कि उठती तो लाजमी टकराती उससे। तभी चारों नाचार गर्दन झुकाकर वहीं बैठी रहे। उसकी गैर होती हालत देख अलवीना ने शरारत से अबीरा को टहोका मारा। वो दोनों बहनें दबा दबा हंसने लगी। आप अम्मी के लिए कुछ लाइट सा खाना बना लें, बाकी सबके लिए मैं बाहर से कुछ लेता आऊँगा। 2-3 मिनट बाद वो फाइल बंद करता अलवीना से मुखातिब हुआ, अपने बिल्कुल पास, और अचानक उसकी गंभीर, बेहद भारी, दिलकश मर्दाना आवाज़ सुनकर मरियम बेसाख्ता अपनी जगह पर हिल कर रह गई। उसकी इस हरकत पर जहाँ अलवीना अबीरा ने अपनी बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबाई, वहीं अरसल के लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखाई, जिसे वो फ़ौरन लब भींच कर छुपा गया। लेकिन वो पल भर की मुस्कुराहट अलवीना की नज़रों से मुख्फी ना रही। आज महीनों बाद अरसल के चेहरे पर यह हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। उसने मोहब्बत पाश नज़रों से नज़रें झुकाकर बैठी मरियम को देखा। उसे यकीन हो गया कि ये प्यारी सी लड़की उसके भाई की ज़िंदगी में आकर उसे दोबारा हंसना बोलना सिखा देगी। बेटा, क्या ज़रूरत है बाहर से खाना लाने की, बच्चियाँ घर ही में कुछ बना लेंगी। शैला साहिबा ने बातों में मशगूल हुमैरा साहिबा ने मुदाखलत की। अलवीना भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। अरसल बेटा, मिठाई ज़रूर लेकर आना, आज मेरी बेटी ने इतनी बड़ी खुशी दी है, सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है। शहला साहिबा के कहने पर मरियम ने पहले से झुका सर और झुका लिया था, जबकि वो सर हिलाता, नुस्खा जेब में रखता बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मरियम ने कब से सीने में अटकी सांस खारिज की। या अल्लाह, उस कमज़ोर लम्हे में मैंने ये फ़ैसला किया, मैं कैसे रहूँगी इनके साथ। उनकी गुर्बत के 2 लम्हे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। उसने लब कुचलते बिला इख्तियार सोचा था। खाना अलवीना और मरियम ने मिलकर बनाया था। अलवीना ने शहला साहिबा के लिए यखनी वाला दलिया और बाकी सबके लिए चिकन पुलाव, जबकि मरियम ने आलू कीमा और चपातियाँ बना ली थी। अबीरा ने सलाद रायता बनाकर टेबल सेट कर ली। अरसल और ताबिश के आते सब खाने की मेज़ पर बैठ गए। मरियम का बिल्कुल भी मूड नहीं था अरसल के सामने जाने का, इसलिए वो किचन में छुपी रही। उसे उस शख्स की नज़रों से बचने के लिए किचन ही सबसे बेहतरीन
जाए पनाह लग रहा था, लेकिन शैला साहिबा और अलवीना के बुलाने पर उसे बाहर आना ही पड़ा। बल्कि शैला साहिबा तो हाथ थाम कर उसे बिल्कुल अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा गए। उसने एक चोर नज़र ऐन अपने सामने बैठे अरसल पर डाली। वो ताबिश से हल्की फुल्की बातचीत करते पूरी तरह खाने में मसरूफ़ था। वो सुकून का सांस लेते थोड़ा सा चिकन पुलाव अपनी प्लेट में डालकर बैठ गई। अपने खाने में मसरूफ़ अबीरा की नज़र अरसल की प्लेट पर पड़ी, जो बहुत रग़बत से मरियम का बनाया आलू कीमा खा रहा था। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अपने सामने बैठी ज़रिश के मुंह में चावल डालती अलवीना को आंख का इशारा किया, जो पहले ही अरसल को देख चुकी थी। दोनों बहनें मुस्कुरा कर रह गई। घर में सभी जानते थे उसे रोटी के मुकाबले में चावल ज़्यादा पसंद थे। चावल से बनी डिश की मौजूदगी में वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता था। हुमैरा, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है अपनी बेटी को इस तरह अपने घर में चलता फिरता, अपनायत से काम करता देखकर। खाना खाने के दौरान शैला साहिबा ने कहा तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। अम्मी, आपको बताने की ज़रूरत है भी नहीं, हमें आपके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि आप कितनी खुश हैं। अलवीना ने हंसकर कहा। हाँ, कहाँ तो आज मेरी सुबह मेरी और भाई की जान निकाल दी आपने। अबीरा ने भी मुंह बनाकर टुकड़ा लगाया। हुमैरा, ताबिश, बस अब मुझे इस महीने की रुखसती की तारीख दे दो, मुझे अपनी बेटी को जल्द अज जल्द अपने घर लाना है, उन्होंने मान से कहा। उनकी बात सुनकर मरियम के तो हलक में ही चावल अटक गए। उसे ज़ोर ज़ोर से खांसता देख अबीरा ने उसकी पीठ सहलाई। सभी हाथ रोके उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। लो बेटा, पानी पियो, कितना बुरा फंदा लगा है बच्ची को। शैला साहिबा ने जल्दी से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते तशवीश से कहा। काफ़ी देर बाद जाकर उसकी खांसी थमी। अरसल ने जबड़े भींचे, नागवार नज़रों से उसे देखा। वो अच्छी तरह जानते थे कि उसके गले में चावल नहीं, हुमैरा साहिबा की बात फंसी थी। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? मेरी माँ किस कदर मोहब्बत लुटा रही है इस पर, और इसे कोई कदर ही नहीं, उसने गुस्से से सोचा। दूसरी जानिब मरियम ने शैला साहिबा की तवज्जो उस मौजू से हट जाने पर शुक्र का सांस लिया। उस वक्त तो बात आई गई हो गई थी, लेकिन खाने के बाद शैला साहिबा एक मरतबा फिर वही मौजू निकाल कर बैठ गए, और कुछ इस तरह हुमैरा साहिबा और ताबिश को घेरा के उनके ईमान भरे इसरार के आगे उन्हें घुटने टेकते ही बनी। और यूं ठीक 25 दिन बाद इसी महीने के आखिर में उसकी शादी होना करार पाई। मरियम हवन्नक बनी सब कार्रवाई देखती रह गई। उसे समझ भी नहीं आया कि ये हुआ क्या था। अभी तक तो वो अपने इकरार करने के फैसले पर ही दिल को नहीं समझा पाई थी कि इतनी जल्दी ये रुखसती का फैसला। वो चुप की चुप रह गई और वहाँ सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। रात को 11:30 बजे उन सब की घर वापसी हुई। अलवीना रात वहीं रुक गई थी। मरियम सुबह नाश्ते के बाद किचन साफ कर रही थी जब ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह तैयार ताबिश वहीं किचन में चला आया। आप यहाँ भाई, आपको कुछ चाहिए? सारे झूठे बर्तन धोने के लिए समेट कर सिंक में रखती मरियम फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। नहीं गुड़िया, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो संजीदगी से बोला। जी कहिए। तबीदारी से वो गोया हुई। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ, कल जो तुमने शैला खाला को अपनी रजामंदी दी, उस फैसले पर तुम दिल से राज़ी हो या किसी वक्ती दबाव में आकर हाँ कर बैठी? वो उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोल रहा था। मरियम जो ये जिक्र शुरू होते ही नज़रें झुका गई। एक नज़र उसे देखकर दोबारा पलकें झुकाया, जिस पर वो मज़ीद उसका हौसला बढ़ाते बोला। देखो मरियम, अगर तुम दिल से इस रिश्ते पर खुश हो ना तो ठीक है, और अगर इस फैसले पर खुश नहीं तो अभी भी मुझे बता दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मरियम को बेसाख्ता अपने भाई की बेलोस मोहब्बत पर प्यार आया। आंखों में हल्की सी नमी भी झिलमिलाने लगी। बोलो बेटा, खुलकर बात करो। उसे खामोश खड़ा देख उसके सर पर हाथ रखकर उसने प्यार से कहा तो वो गला खंगार कर बोली। भाई, मैं इस फैसले पर खुश तो नहीं, लेकिन मुतमईन ज़रूर हूँ। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था, आपकी ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश हों। और इस रिश्ते के जुड़ने से अम्मी, शैला खाला, भाभी, अबीरा सब बहुत खुश हैं। झुकी नज़रों के साथ अपनी उंगलियां मरोड़ती धीरे धीरे बोलती उसे वो बहुत प्यारी लगी। उसे बिला इख्तियार उस पर बेतहाशा फ़ख्र महसूस हुआ। जीती रहो मेरी गुड़िया। बेशक दूसरों की खुशी के लिए सोचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, मुझे यकीन है मेरी गुड़िया को बहुत खुश रखेगा, वो पुरयकीन लहजे में तो वो ज़ेरे लब आमीन कह गई। एक दो जानने वालों से अरसल की अचानक शादी तय हो जाने की खबर रेशमा बेगम और नैना पर बिजली बनकर गिरी। इतने महीनों तक अरसल के तलाक ना देने से जहाँ वो बेजारी और उकताहट महसूस करती थी, वहीं एक एहसास तफाखुर भी सर उठाता था।
کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنا نام اس سے جدا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ابھی تک ارسل کے طلاق دینے والے جھٹکے سے سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ اب وہ شادی بھی کرنے لگا تھا، وہ بھی اس عام سی صورت والی لڑکی مریم کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی اسے اپنے رگو پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس مرضی سے شادی کرے، مجھے کیا؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا، لیکن زبان سے مجھے کیا کہنے کے باوجود بھی دھیان کے سارے دھاگے اسی ساحر سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ میں اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ امیر آدمی سے شادی کر کے دکھاؤں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا اور تیار ہونے چل دی۔ آج اس کا ارادہ دلاور سے پوری سنجیدگی سے شادی کی بات کرنے کا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اپنانے کے لیے بہت بے قرار ہو رہا تھا، نینا خود ہی ٹال مٹول سے کام لیتی رہی تھی۔ اب جب کہ نکاح والا قصہ تمام ہو چکا تھا تو کہانی الٹی ہو گئی تھی۔ اب 2 ہفتے سے نینا اسے گھر رشتہ لانے کا کہہ رہی تھی اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال رہا تھا۔ آج کل ریشما صاحبہ پر اسے رخصت کرنے کی دھن سوار تھی، اس لیے وہ بار بار دلاور کے رشتہ لانے پر دباؤ ڈال رہی تھی اس پر کہ وہ رشتہ لے کر آئے۔ گو کہ شہلا صاحبہ خوف خدا رکھنے والی اعلیٰ ظرف خاتون نہیں تھی، انہوں نے جان پہچان والوں کو طلاق کی اصل وجہ بھی نہیں بتائی تھی، لیکن پھر بھی نینا کی حرکتوں کی سنگن تو پہلے محلے والوں کو تھی۔ اب طلاق کے بعد اس کے بارے میں آس پڑوس میں خوب چہمے گوئیاں ہونے لگی تھیں، اور اس سے پہلے کہ مزید بدنامی ہوتی، ریشما بیگم جلد از جلد اسے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ دوسرے ان کی طبیعت بھی افضال صاحب کے انتقال کے بعد سے بالکل اچھی نہیں رہتی تھی، کسی چیز میں ان کا دل نہ لگتا، سارا وقت یا تو مصلح سنبھال کر بیٹھی رہتی یا شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی، جسے جیتے جی کبھی درگورے اعتنا نہیں سمجھا اور عضو معطل کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ اب آنکھوں کے آگے بندھی غفلت کی پٹی اتری تو ساری اپنی کوتاہیاں ایک ایک کر کے یاد آتی تھیں، لیکن افسوس اب سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوتے ہی دونوں گھروں میں زور و شور سے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، روز ہی بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ شہلا صاحبہ مریم کی ایک ایک چیز نہایت شوق اور ارمانوں سے تیار کروا رہی تھی۔ ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی، وہ سارے چاؤ چونچلے پورے کرنا چاہتی تھیں۔ روز ہی بازار کے چکر لگ رہے تھے، باوجود ماں بہنوں کے اصرار کے ارسل بھی ایک مرتبہ ان کے ساتھ مارکیٹ نہیں گیا۔ شہلا صاحبہ نے بھی بہت زور نہیں دیا، وہ اس کے دل کی کیفیت اچھے سے سمجھتی تھی، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ دوبارہ شادی کے لیے راضی ہو گیا، تھوڑا ٹائم لگنا تھا، باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے، انہیں اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ آج برائیڈل ڈریس لینے جانا تھا، الوینا نے ارسل سے بہت اصرار کیا کہ آج وہ ساتھ چلے اور اپنی دلہن کے خاص لباس کو خود ہی اپنی پسند کے مطابق منتخب کرے۔ اب آج آفس سے جلدی اٹھنا بالکل بھی ممکن ہے، آپ لوگ شاپنگ کر لیں، میں واپسی پر آپ کو پک کر لوں گا، اور اس وقت اگر کوئی رد و بدل کرانا ہوا تو دیکھ لوں گا۔ بہن کا بگڑتا موڈ دیکھ کر اس نے درمیانی راہ نکالی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ الوینا، حفصہ اور عبیرہ مارکیٹ آئی تھیں تو آج مریم کو بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لائیں۔ شادی کی ساری شاپنگ ان لوگوں نے خود ہی کی تھی، باوجود اصرار کے وہ ایک دفعہ بھی ساتھ نہ آئی، لیکن آج انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے مانتے ہی بنی۔ شہلا اور حمیرہ صاحبہ نے گھر پر رہ کر بچوں کو سنبھالنے کو ترجیح دی۔ 3-4 گھنٹے پہلے انہیں تابش مال ڈراپ کر کے گیا تھا۔ اب وہ چاروں لڑکیاں ساری شاپنگ نمٹائے تھکیاڑی فوڈ کورٹ میں بیٹھی برگر اور کوک سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ الوینا، 8 بجنے والے ہیں، ارسل کب لینے آئے گا؟ بچے ان دونوں سہیلیوں کو تنگ نہ کر رہے ہوں، حفصہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے الوینا سے کہا۔ ارسل کا نام سن کر مریم خفیف سی ہوئی، واپسی پر انہیں پک کرنے اس نے آنا تھا، یہ اس کے علم میں ہرگز نہ تھا۔ کافی وقت ہو گیا، میں پوچھتی ہوں اس سے، اس نے بیگ سے فون نکالتے ہوئے کہا۔ ارسل تو آفس میں کچھ ضروری کام میں پھنسا ہے، کہہ رہا ہے اسے تو یہاں آتے گھنٹہ لگ جائے گا، ہم خود ہی کیب کر کے چلے جاتے ہیں۔ چند منٹ ارسل سے بات کرنے کے بعد الوینا نے بتایا تو سبھی اس سے متفق ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظاہر ہے وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، بیچارے نہ جانے کس دل سے خالہ کے مجبور کرنے پر شادی کے لیے راضی ہوئے ہوں گے، اب ان سے ایسی توقعات رکھنا عبثی ہے۔ خیر، میں کون سا بہت خوشی خوشی یہ شادی کر رہی ہوں، میری اپنی مجبوریاں ہیں اور ان کی اپنی، نہ جانے اتنی مجبوریوں کے تحت باندھے گئے اس بندھن کا انجام کیا ہوگا۔ واپسی میں وہ کیب کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ سپہر 4 بج رہے تھے، شادی میں بس 2 دن باقی تھے۔ دونوں خاندانی مہندی مایوں جیسی فضول رسومات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس طرح کا کوئی انتظام اس لیے کیا بھی نہیں گیا تھا۔ 2 دن بعد مقامی بینکویٹ میں بارات تھی اور اگلے دن ولیمہ۔ شہلا صاحبہ بہت دن سے اسے جویلر کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، انہوں نے ارسل کی دادی کے خاندانی زیورات جو اکلوتی بہو
ہونے کے ناطے اب مریم کو دیے جانے تھے، پالش کرانے جویلر کو دیے تھے۔ اس کے علاوہ اپنا بھی کچھ زیور رد و بدل کرانے کے لیے دیا تھا۔ چند نئے زیورات تھے جو خاص مریم کے لیے بنوائے تھے۔ وہ چاہتی تھی اب فائنل پیمنٹ سے پہلے ارسل وہ سب جویلری ایک نظر خود دیکھ لے۔ ہفتہ بھر سے اسے کہہ رہی تھی لیکن وہ ٹائم ہی نہ ہونے کا جواز بنا رہا تھا اور انکار کیے جا رہا تھا۔ آج وہ سب کام نپٹا کر خاص اسی کے لیے جلدی چلا آیا تھا۔ اپنے پاس موجود چابی سے لاک کھول کر اندر آیا تو سارا کا سارا ہال بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کا بیگ رکھ کر وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا شیلا صاحبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے شیلا صاحبہ کے ساتھ ساتھ الوینا کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ الوینا اس شادی میں صحیح معنوں میں گھن چکر بن گئی۔ اس کے صبح شام سسرال اور میکے کے چکر لگتے، سب کچھ اسی کو کرنا تھا۔ ایک طرف وہ مریم کی بڑی بھابھی تھی تو دوسری طرف ارسل کی بڑی بہن۔ ابھی بھی وہ تینوں زرق برق قالین پر پھیلائے کپڑے نہ جانے کس گفت و شنید میں مصروف تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا جب سے گھر میں اس کی شادی کا ماحول بنا تھا اس کی ماں بہنوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اور اپنے لیے ان کی اتنی بے لوث محبت محسوس کر کے اس کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جب اندر سے الوینا کی آواز سن کر ٹھٹک کر بے ساختہ باہر رکا۔ مریم کو تو لگ رہا ہے کہ ارسل نے نینا کو طلاق تو دے دی اور آپ کی خاطر دوسری شادی کرنے پر مجبور بھی ہو گیا، لیکن اس کے دل میں نینا کی محبت آج بھی موجود ہے، بس اسی لیے اتنی شدت سے ارسل کے لیے انکار کر رہی تھی۔ الوینا کی آواز پر ارسل نے بے ساختہ اپنے جبڑے بھینچے، چہرے پر سختی اتر آئی۔ محترمہ کے نادر خیالات مزید جاننے کا تجسس ہوا، تبھی باہر رک گیا۔ لیکن مریم کا یہ خدشہ بے بنیاد ہے۔ میں ماں ہوں ارسل کی، میں جانتی ہوں اس کے دل میں اب نینا کے لیے کچھ بھی نہیں، شیلا صاحبہ نے یقین سے کہا تھا۔ میں نے بھی یہی کہا، بلکہ مریم کو بھی سمجھایا کہ اپنے دل سے سب خدشات نکال دو۔ میرے بھائی کا دل اس لڑکی کی مکروہ محبت سے بالکل پاک ہو چکا ہے۔ نینا کا ذکر کرتے اس کا لہجہ حد سے زیادہ کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کا ذکر ارسل کی نگاہوں میں بھی سرخی اتار لایا۔ حفصہ نے مجھے بتایا وہ تو بے وقوف اس سے کہہ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ساری محبتیں اور شدتیں پہلے کسی اور پر لٹا چکا ہے، اب اس کے پاس دینے کے لیے اسے کیا ہوگا۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے بتایا، گویا مریم کی بے وقوفانہ باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر کمرے سے باہر کھڑے ارسل کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ جب یہاں تک آئے گی تو اس کے سب خدشات خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے، انشاءاللہ۔ اتنی محبت ملے گی، میری بچی کا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے شیلا صاحبہ نے محبت اور اپنائیت سے چور لہجے میں کہا۔ دونوں بہنوں نے فٹ سے انشاءاللہ کہا۔ آخرکار شیلا صاحبہ اور حمیرہ صاحبہ کی دعائیں رنگ لے آئیں اور بخیر و عافیت تمام مراحل سے گزر کر وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔